नागार्जुन। परिचय। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता, कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। कविता पाठ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिके के फूल। बास था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे
अनिमेष थक गए हो, आँख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होगी आज। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कंखी मार, और होती जग की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। कविता की व्याख्या। कवि नन्हे शिशु की मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम्हारी ये मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हों। कवि बच्चे की कोमलता को देखकर कहता है कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति निरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारी कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। यहाँ कवि भारतीय ग्रामीण जीवन के प्रतीक जैसे बांस और बबूल का इस्तेमाल बड़ी सहजता के साथ करते दिखाई पड़ रहे हैं। शिशु लगातार कवि को एक टक से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा है कि कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली, और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो। बच्चा लगातार कवि को एक टक से देख रहा है। कवि को लगता है कि इस तरह देखने से तो बच्चा थक जाएगा, इससे उसकी कोमलता प्रभावित होगी। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, ताकि तुम भी मुझे कटक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पाए। कवि सहसा बच्चे की कोमलता को देखते देखते माँ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट, तुम्हारी कोमलता देखकर मुझे जो आनंद मिल रहा है, इसका श्रेय तुम्हारी माँ को जाता है। अगर आज तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हारे इस मुस्कान को देख नहीं पाता। कवि कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ धन्य है। कवि अपनी पत्नी आभार जताते हुए कहते हैं कि प्रिय, मैं तो हमेशा प्रवास में रहता हूँ, तुम्हें मैं कभी अपेक्षित सहयोग नहीं दे सका। मेरी इस प्रवृत्ति की वजह से मैं तुम्हारा पति होकर भी अतिथि की तरह तुम्हारे पास आता हूँ। कवि बच्चे को देखता है जो अपनी माँ की उंगलियों से अटखेलियाँ कर रहा है। कवि कहता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ खेलते हुए भी मेरी ओर कंखी निगाहों से देखता है, और जब मेरी नजर उसकी नजर से मिलती है तो वह मुस्कुराता है। कवि को यह और भी आकर्षक लगता है। यहाँ कवि ने बच्चे के स्वाभाविक मनोदशा का वर्णन किया है। किसी अपरिचित के आते ही बच्चे में कैसी प्रतिक्रिया होती है, इसे दिखाया गया है। इस कविता में कवि ने फसल के उत्पादन में किनका योगदान है, इसका विवरण दिया है। साथ ही कवि का मानना योग है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही नए की शुरुआत हो सकती है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कहते हैं कि असंख्य नदियों के जल की महिमा और करिश्मा का परिणाम है फसल।
इन पंक्तियों में फसल के फलित होने में असंख्य हाथों के अथक प्रयासों और मेहनत की बात कही है। यहाँ कवि ने फसल के गुण में समाहित भिन्न प्रकार की मिट्टियों के गुणों की बात कही है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो कहाँ हुआ था नागार्जुन का? बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र, ये आपको बताया गया था। अगला, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी? तो इन्होंने बौद्ध धर्म की भूटान से, भारत से, नेपाल से या श्रीलंका से? तो इन्होंने बौद्ध धर्म की नेपाल से श्रीलंका से ली थी। अगला सवाल, कितने नदियों के पानी का जादू है? तो यहाँ पर ये कितने नदियों का जादू बताया गया है? तो वहाँ पर 2 नदियों के बारे में बात की गई है। अगला, सिमटा हुआ डैश है हवा की थिरकन का रूपांतर, संकोच, महिमा या गुणधर्म? तो यहाँ पर सिमटा हुआ है संकोच है, तो यहाँ ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो जो हमने कविता के माध्यम से पढ़ा था। तो अगले यहाँ पर हम इसकी वर्कशीट दिखा देते हैं और वर्कशीट के माध्यम से कुछ सवाल यहाँ पर दिए गए हैं नागार्जुन में, तो यहाँ पर इनको आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले, तंदुरुस्त मुस्कान किस प्रकार से प्रभाव करती है? अगला, झोंपड़ी में कमल कैसे खिल गया है? कवि को मुस्कान किसकी सहायता से नजर आया है? तो आपने कविता पढ़ ली है और यहाँ पर देख भी ली है, तो इसके माध्यम से आप इन सवालों के हल दे सकते हैं। धन्य कौन है? फसल क्या है? तो इनके सवालों के जवाब यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आप आराम से यहाँ से इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आराम से इन सवालों का जवाब आप अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद करिए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और आप मेहनत करिए इसी तरीके से और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे चलते